वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स किया था लीनियर इक्वेशंस का कि होती क्या है। ठीक है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल्स में ठीक है उनको सॉल्व किया था। तो आज के सेशन में हम थोड़े से करेंगे क्वेश्चन फिर से लीनियर इक्वेशंस के ऊपर ही, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट्स और नए यहाँ पे हम सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो यार, अब होता है ये है कि अब मेरे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस है ना, जरूरी नहीं कि उनका मुझे और दो वेरिएबल्स में लेट्स से, तो जरूरी नहीं कि उनका सोल्यूशन मुझे मिल ही जाता है। तो अगर दो वेरिएबल में मुझे दो इक्वेशंस मिल रही है ना, उसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे या कितने होंगे, ठीक है, उनके लिए कुछ कंडीशंस है हमारे पास, जिनको हम एक एक करके फटाफट से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो लेकिन उसके लिए ना होता ये है, चलो एक बार पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन को। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरी पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो कॉफिशिएंट्स हैं एक्स वाई के, वो ए और बी हैं, a1 b1 और a2 b2 हैं, और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे c1 c2। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, अगर इसको आप पहली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू 7 है। राइट, अब होता यार ये यहाँ पे ये है कि इन जनरल हमारे पास ना इक्वेशन आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये जो इक्वेशन है, अगर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जाऊं, मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो ये जो मेरे पास टू वेरिएबल्स में इस तरह की इक्वेशन आती है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है ना। इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप इसकी बनती है माइनस नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। अब इसकी जरूरत हम क्यों पड़ रही है, कंडीशन बनाने के लिए। मैं बहुत डिटेल में कोई कोऑर्डिनेट की बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो सो स्लोप बन गया माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब यार यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे देखना है कि इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कितने कर रहे हैं, तो इसमें तीन केसेस बनते हैं हमारे पास। पहला केस होता है कि जब इन दो इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वहां पे एक से ज्यादा पेयर्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर मुझे यूनिक सोल्यूशन चाहिए, मुझे एक सिंगल एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, तो मुझे सोचना पड़ेगा ये कैसे पॉसिबल है। ध्यान मुझे ये रखना है कि जो पहली लाइन है नंबर वन पे, वो भी मेरी स्ट्रेट लाइन है, और सेकंड भी मेरी स्ट्रेट लाइन है। तो बेसिकली मैं क्या ढूंढ रहा हूं यहाँ पे, मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूं, यूनिक पॉइंट ढूंढ रहा हूं। एक ही पॉइंट होना चाहिए जो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। सो कैन यू इमेजिन अ सिंगल पॉइंट जो दो लाइंस को सेटिस्फाई करता हो, दो लाइंस के ऊपर लाई करता हो, एक ही पॉइंट होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होता है व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, तो पहली लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी के साथ, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, इस केस में देखो यार, ये पॉइंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में क्या होगा, लाइंस विल बी द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनकी स्लोप बराबर नहीं होगी। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। जो मेरी पहली लाइन है, इसकी अगर मैं स्लोप की बात करूं, देखो आपको ये पूरा याद नहीं करना, पूरा नहीं करना कि कैसे आया, आपको सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स हैं वो याद रखने हैं। बट वो बेसिक रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, हम पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो लाइन है इसकी स्लोप बनती है माइनस, यहीं से देखना है आपने, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है a1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y है b1। ऐसे ही स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो आ रही है मेरे पास, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन वो माइनस a2 अपॉन b2 आ रही है। नाउ अगर सॉल्यूशन मुझे यूनिक चाहिए, इसका मतलब दीज टू लाइंस शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे शुड नॉट बी द पैरेलल वंस। तो इस केस में जो लाइंस होंगी उनकी स्लोप्स इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द स्लोप्स ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल, सो माइनस a1 अपॉन b1 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। और इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे टर्म्स को रीअरेंज करो, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अगर इसको लेट्स एलिमिनेट,
एक बार रेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 ओवर b2। और दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी है, जब मुझे यूनिक सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो दोनों इक्वेशंस का मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, राइट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर लिखा हुआ 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिख दूं 4x माइनस 2y माइनस या माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ना यू कैन सी कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स की रेशो क्या आ रही है 3/4, y के कोफिशिएंट्स की रेशो क्या आ रही है -2/3। दे आर नॉट इक्वल। अब इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अ सिंगल पेयर ऑफ x एंड y जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहां से आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंडीशन थी हमारे पास कि हमें कब यूनिक सोल्यूशन मिलता है। सो कंडीशन इज व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ x जो है हमारे पास a1 और a2 उनकी जो रेशो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y, ठीक है। तो a1 a2 x के कोफिशिएंट्स हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स हैं, a1 a2 की रेशो b1 b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो वी विल गेट द यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड आता है हमारे पास केस नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट x और y जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब आपको दोनों लाइंस के लिए एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये कब होगा, ये तब होगा व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये चल रही है। सो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो आपको कोई भी उनका कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉट इवन यूनिक बट कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब कोई भी आपको ऐसा x और y का पेयर नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। नाउ लाइन शुड बी पैरेलल बट डिस्टिंक्ट आल्सो, ठीक है, पैरेलल भी होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। नाउ इफ द लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप बराबर होगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स उनकी बराबर होनी चाहिए। सो माइनस a1 अपॉन b1 शुड बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। ये मुझे दे रहा है, अगर फिर से इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा a1 ओवर a2 शुड बी इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है। लेकिन लाइंस जो होनी चाहिए दे शुड बी डिस्टिंक्ट पैरेलल, मतलब पैरेलल तो है लेकिन अलग अलग हैं, दे आर नॉट द सेम लाइंस, राइट। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मैं क्या करना है, देखो अगर मुझे ये कहा जाए यार कि ये मेरे पास एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल एक और डिस्टिंक्ट लाइन की इक्वेशन लिखो, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज करना है बस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास लाइन है, इसमें इसके पैरेलल एक लाइन मुझे लिखनी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 3x प्लस 2y ऐसा लिखूंगा, मुझे सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज करना है। मैंने 7 की जगह लेट से 8 कर दिया। नाउ दीज टू आर डिस्टिंक्ट लाइंस, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, डिस्टिंक्ट भी हैं और पैरेलल लाइंस भी हैं। सो दैट मींस द कोफिशिएंट्स की जो रेशो है, x के कोफिशिएंट्स की रेशो, that should be equal to the ratio of coefficients of y, but these ratios cannot be equal to the ratio of the constants, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट्स की रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओनली इन दैट केस यू विल गेट द टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, ठीक है, जिसके कोई भी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, जिनके ऊपर कोई भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, राइट। और थर्ड केस हमारे पास आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द टू लाइंस व्हिच सेटिस्फाई देम, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पेयर्स होंगे x और y के जो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे होंगे। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, वो तब पॉसिबल होता है, अब देखो पॉइंट्स इनफाइनाइट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तब होगा व्हेन द टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे है और दूसरी लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, राइट, इसके बिल्कुल ऊपर है। सो बेसिकली दिस इज द सेम लाइन, दिस इज द सेम लाइन, ठीक है ना। इस केस में अगर मुझे दो लाइंस की अगर इक्वेशन दे रखी है और बोथ आर बेसिकली द सेम ही लाइन बनती है, अगर या से बोलो दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, इन दैट केस देयर वुड बी इनफाइनाइट पॉइंट्स जो दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे एंड यू विल गेट द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन दैट केस। अब ये कब होगा, कंडीशन इज सेम, अगर लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं इसका मतलब दोनों दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब स्लोप बराबर होगी तो ये कंडीशन तो बननी है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन तो जो पहले थी वो तो अभी भी रहेगी, बट इस केस में एक एक्स्ट्रा क्या आता है, क्योंकि दोनों लाइंस सेम ही है एक तरह से,
दे आर नॉट द डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, दे आर द सेम पैरेलल लाइंस। सो इस केस में कांस्टेंट्स की रेशियो भी बराबर हो जाती है, ठीक है, कांस्टेंट्स की रेशियो भी इनके इक्वल हो जाएगी। सो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जिनके ऊपर बार बार कैट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, यू विल फाइंड के कोई ना कोई स्लॉट के अंदर, ठीक है, किसी ना किसी स्लॉट के अंदर आपको इसका एक आध क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक पेयर है स्ट्रेट लाइंस का इन टू वेरिएबल्स, अब हमें अगर दे रखा है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइंस, अगर मेरे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनका सोल्यूशन यूनिक कब होगा? व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ x जो है उनकी रेशियो इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y, ठीक है, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन कब आता है? जब x के कोफिशिएंट्स की रेशियो y के कोफिशिएंट्स की रेशियो के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स। और इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ द coefficients of x, ratio of the coefficients of x equal to ratio of the coefficients of y also equal to the ratio of the constants, right? ये तीनों आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यार कि वहां पे कौन सी कंडीशन वर्क करेगी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। चलिए, अब इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, कैट के अंदर जब क्वेश्चन आ रहा है इसी तरीके का क्वेश्चन कैट में आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास यहाँ मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं थोड़े से सिंपल रखे हैं इसमें, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। सो क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक नहीं किया अभी तक, तो इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जहां मुझे लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़े। So find the value of k for which the equations these two equations have no solution, कोई solution नहीं चाहिए, ठीक है। तो equations कौन सी है मेरे पास, 3x plus 7y plus 5 is equal to 0, ये मेरी पहली equation है। सेकंड इक्वेशन आ रही है 9x minus ky minus 6 is equal to 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए मतलब लाइंस शुड बी पैरेलल। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो should be equal to y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, 3/9 इज 1/3, इट इज नॉट इक्वल टू -5/6, तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली आपका सेटिस्फाइड है, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये रेशियो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट 1/3 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय माइनस के, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के एज -21। तो अगर आप k को -21 पुट करोगे ना यहाँ पे, द टू लाइंस विल बी parallel lines, right? They will be distinct parallel lines, so they won't have any unique or in fact any solution, not unique, ठीक है। सोल्यूशन बनेगा नहीं वहां पे, कोई भी आपको एक पेयर नहीं बनेगा एक्स वाई का मिलेगा जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। चलिए इसमें देखते हैं हम, इसमें बोला गया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दीज टू इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। सो इक्वेशंस क्या आ रही हैं, 4x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है 16x प्लस 28y प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट जी। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए मुझे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कोइंसाइड कर रही है और सेम लाइंस हैं, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट्स की रेशियो y के कोएफिशिएंट्स की रेशियो के बराबर होना चाहिए, वो बन रहा है। इट शुड आल्सो बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, इसका मतलब 9/k शुड बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k शुड बी 36। तो अगर आप k को 36 रखोगे यहाँ पे, इन दैट केस द टू लाइंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। तो यहां बोला गया a इज द कांस्टेंट, इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, दे शुड हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली, किस टाइम पे होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या यहाँ पे दे रखी है हमारे पास, ऐसा कोई क्या 23 या 23 में शायद ऐसा क्वेश्चन आया था, 23 में या 24 में,
2023 या 2024 में। सो ए कांस्टेंट है, these two equations have a unique solution if and only if। इक्वेशन मेरे पास है ax प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 9x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनका सोल्यूशन आना चाहिए यूनिक। अब यूनिक कब बनता है? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी कि कोफिशिएंट्स जो x के बन रहे हैं उनकी रेशियो y के कोफिशिएंट्स के बराबर, y के कोफिशिएंट्स की रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स हैं मेरे पास, इट्स ax, यस इट इज ax नॉट 9, ये a है मेरे पास, ध्यान रखना, इट इज a। x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी रेशियो क्या आ रही है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 9 है, सो a अपॉन 9 शुड नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ y क्या है, यहाँ y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y कोफिशिएंट a है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ओवर a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ बनता है a स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 9 विच इंप्लाइज a शुड नॉट बी इक्वल टू 3 और -3। इसका मतलब अगर हम a को 3 या -3 नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसका हमेशा यूनिक सोल्यूशन बनेगा, राइट। अगर a को 3 या -3 ले लिया तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन इन दैट केस। उस केस में 1/3 रेशियो बनेगी, तो सोल्यूशन या -1/3 बनेगी रेशियो, जो कॉन्स्टेंट्स की रेशियो के बराबर नहीं होगा। उस केस में अगर हमने a को 3 या -3 ले लिया ना, तो क्या होगा, x के कोफिशिएंट्स की रेशियो 3, अगर a को लेट से 3 लेते हो तो 1/3 और y कोफिशिएंट्स की रेशियो 1/3 आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, तो इस केस में नो सोल्यूशन आएगा। सेम इज ट्रू विद a इज इक्वल टू -3। लेकिन अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, देन a शुड नॉट बी इक्वल टू 3 और a शुड नॉट बी इक्वल टू -3। ऑप्शन 3 इस केस में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे यार अब हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, और तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, और वैल्यू पूछी है 2x प्लस 3y की। ठीक है, तो मेरे पास 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 20, ये मेरी पहली इज इक्वल टू 20, ये मेरी पहली इक्वेशन बन रही है। और दूसरी इक्वेशन मुझे दिख रही है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 8, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है जी, अब देखो तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है तो मुझे यहाँ पे कम से कम तीन इक्वेशंस चाहिए थी। पहले अभी मैंने बताया कि अगर जितने वेरिएबल्स हैं सॉल्व करने के लिए कम से कम उतनी इक्वेशंस तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा हैं, इक्वेशंस कम है, सो हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज एक्स वाई और जेड की वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, ये देखना पड़ेगा हमें। अब इसके लिए क्या करें यार, इसके लिए ना, क्योंकि हमें x और y में आपको आंसर पूछा गया है, तो हम कोशिश करते हैं z को एलिमिनेट करने की यहाँ से, क्योंकि आंसर जो कह रहा है वो 2x प्लस 3y पूछा गया कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ x और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ y, वो हम निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशंस कम है। तो क्या करें, यहाँ पे z को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम z का कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर करते हैं, पहली इक्वेशन में 5 है, यहाँ 5 बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 10y माइनस 5z इज इक्वल टू 40, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, किसको, फर्स्ट और थर्ड को, है ना, अगर इनको ऐड कर दें कि सेकंड को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड बनाया, थर्ड और फर्स्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5z कैंसिल हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के साथ ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या बन रहा है 5x प्लस 3x, 8x आ गया। ठीक है ना, और 10y प्लस 2y 12y आ गया मेरे पास, और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 40 प्लस 20 बन गया 60। ठीक है जी, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 60। मैं यहाँ पे अभी भी x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकता, देर विल बी मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा क्या है, अब यहाँ पे पूछा हुआ 2x प्लस 3y। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दूं, अगर इस रिजल्ट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 2x रह जाएगा, यहाँ पे 3y रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 15। सो 2x प्लस 3y की वैल्यू 15 आएगी मेरे पास।
राइट। 2x प्लस 3y की वैल्यू मुझे 15 मिलने वाली है यहाँ पे। तो मैं इनकी कंबाइंड वैल्यू निकाल सकता हूँ बट इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से केसेस बनेंगे। वो केसेस कैसे डिस्कस करने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे लीनियर इक्वेशंस 3 में, कि ऐसे जो सिचुएशन हमारे पास आती है इसमें अगर हमें और सोल्यूशन निकालने हो, ठीक है, या कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, एक्स और वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं और वो निकालनी है, तो वो कैसे करना है वो हम अगली क्लास में करेंगे। बट इन ईच केस एक्स और वाई जो मर्जी आए, देयर टोटल विल बी, इसका टोटल जो बनेगा वो 15 ही बनेगा हमारे पास। सो 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 15 इन दिस केस। हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकते यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और है, अब क्वेश्चन आता है सर अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y की जगह पे 3x प्लस 2y होता तो क्या होता, 3x प्लस 2y होता, तो मैं फिर वहां पे फिर मल्टीपल आंसर्स आते हैं आपके पास, वहां पे आपको यूनिक आंसर नहीं मिलता, वहां मल्टीपल आंसर्स होते। अगर कहा जाता कि लेट्स से कि 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको डायरेक्टली 3x प्लस 2y में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसके मल्टीपल आंसर्स आएंगे आपके पास, वो कैसे आएंगे वो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर तभी आता है अगर जो दिया गया है वो डायरेक्टली बन रहा है आपके पास, तो जो जिसके बारे में वैल्यू पूछी गई है वो डायरेक्टली आपका इक्वेशन से बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, सो अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स 4 इरेजर्स एंड 1 पेन इज ₹30। Cost of 18 pencils, 6 erasers and 6 pens is ₹144. Cost of 9 pencils, 2 erasers and 3 pens is ₹70. Find the cost of 6 pens, 2 pencils and 2 erasers. चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स मुझे लेके चलना पड़ेगा, एक पेंसिल्स के लिए, एक इरेजर्स के लिए और पेन के लिए। तो मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपकी एक्स रुपीज है, ठीक है, 1 पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर मान लेते हैं ₹y है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ₹z है। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स 4 इरेजर्स। अब एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 3 की हो जाएगी 3x, प्लस एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 4 की हो जाएगी 4y, प्लस 4y, प्लस एक पेन की कॉस्ट z है तो प्लस z इज इक्वल टू ₹30। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल्स, तो 18x प्लस 6 इरेजर्स, ठीक है, एक इरेजर की y है तो 6 की 6y हो जाएगी, प्लस 6 पेन्स, 6 पेन्स आपके पास हो जाएगा 6z, ठीक है, इसकी कॉस्ट मुझे मिल रही है 144। और थर्ड में क्या आ रहा है, 9 पेंसिल्स मतलब 9x प्लस 2 इरेजर्स 2y प्लस 3 पेन्स 3z इज इक्वल टू 70 है। राइट जी, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स देखने में लग रहा है कि सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। अब अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखो ना यार ध्यान से, सेकंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड के अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय सम नंबर, अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं ना, तो इसमें x और z के कोफिशिएंट्स वही हो जाएंगे जो 1 में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। चलिए तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं सेकंड को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये हो जाएगी 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24। ठीक है जी। चलिए अब अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर दूं, नहीं 1 में से 4 माइनस करें ना, 1 में से 4 माइनस करें, 4y है और y है, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो y मिल जाएगा। तो 1 फर्स्ट इक्वेशन में से आप फोर्थ माइनस कर दीजिए। अब क्या हो रहा है, 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4y माइनस वाई 3y बनेगा, z और z कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 24, ये आपका 6 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब इरेजर की कॉस्ट मुझे मिल गई ₹2 है। ठीक है जी।
अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है वहां पे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट मैं y को 2 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये बनेगा मेरे पास 3x प्लस 8 प्लस z इज इक्वल टू 30। तो 3x प्लस z मुझे मिल गया 22। ठीक है, ये मैंने नंबर दे दिया 5। इसी को मैंने लेट से सेकंड में पुट कर दिया, सेकंड जो मेरी फोर्थ बन चुकी है ना, सेकंड इक्वेशन ही मेरी फोर्थ बन चुकी है। मैंने सेकंड को 6 से डिवाइड किया था तो फोर्थ बन गई थी। तो सेकंड में पुट करना है तो ठीक है, फोर्थ में पुट करना है तो ठीक है, एक ही बात है। सेकंड में पुट करेंगे फिर 6 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो सेकंड पुट करने का मतलब है यहाँ पुट करते हैं इसको। इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 3x प्लस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से फिर से मुझे वही मिल गया, 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 22। ठीक है ना, फिर से वही मिल रहा है। और अगर थर्ड में पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे y को यहाँ 2 पुट करते हैं, थर्ड वाली में पुट करते हैं तो क्या बनता है। तो ये बन गया 9x प्लस y को 2 पुट किया 4 प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से 9x प्लस 3z मुझे मिल रहा है 66। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3x प्लस z, ये फिर से मुझे 22 ही मिल रहा है। ओके देखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई यार। ऑल्दो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, still we are not able to get the individual prices, individual values for x, y and z। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने y को 2 सॉल्व कर लिया, जब मैं उसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मुझे मिल रहा है 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 22। जब उसको मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं स्टिल आई एम गेटिंग 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 22। और थर्ड में पुट किया तब भी मुझे मिल रहा है 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 22। इसका मतलब x और z की वैल्यूज हम इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते। इंडिपेंडेंटली इनकी वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 6 पेंसिल्स। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 6 पेंसिल्स। 6 पेंसिल का मतलब हो गया 6x प्लस 2 पेन्स एंड 2 इरेजर्स। 2 पेन का मतलब हो गया 2z प्लस 2 इरेजर्स का मतलब हो गया 2y। 6 पेंसिल्स, 2 पेन एंड 2 इरेजर्स। अगर देखो मैं इन दोनों में से पहली दो टर्म में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, नॉट 3, 2 कॉमन ले लूं लेट से, तो बनेगा 3x प्लस जेड प्लस 2y। y की वैल्यू मुझे 2 पता है। और 3x प्लस जेड में मैं ऑल दो x और z इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहा वहां से, ठीक है, क्योंकि एक ही मेरे पास इक्वेशन बन रही है वहां पे, सेम इक्वेशन आ रही है। तो क्योंकि x और z की वैल्यूज वहां पे हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कंबाइंड वैल्यू मुझे पता है कि वो 22 रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं 2 इंटू 22 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, हाँ 22 ही था ना, 44 प्लस 4 48। तो 48 इसका आंसर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आंसर हमें मिल गया, आंसर इज 48, क्योंकि 3x प्लस जेड हर केस में 22 ही रहने वाला है। ठीक है, उसका डबल ही, इसीलिए यहाँ पे डबल पूछा है, इसीलिए 3x का डबल 6x करके पूछा है, और z का डबल 2z आपसे यहाँ पे पूछा गया है। राइट, अगर यहीं पे पूछा होता 5 पेंसिल्स की कॉस्ट, क्वेश्चन अगर ऐसे होता 5 पेंसिल्स और 2 पेन्स, फिर नहीं कर सकते थे हम लोग, फिर क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर x और z की यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मिलती मुझे, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि उसको कैसे करना है। बट इस केस में फिर हमारे पास अगर यहाँ मान लीजिए 5 पेंसिल्स होता, 6 की जगह 5 पेंसिल्स होता, फिर मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आते, फिर मेरे पास यूनिक आंसर नहीं आता। यूनिक क्यों आ पा रहा है, क्योंकि जो पूछा गया है वो इसका डबल ही पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखो, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 6 पेन्स एंड 8 शार्पनर्स इज ₹50। Cost of 5 pencils, 8 pens and 11 sharpeners is 65. Find the cost of 1 pencil, 1 pen and 1 sharpener. अब अगेन यहाँ पे ध्यान दो, फिर से वही बात, अगर मान लेता हूं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल अगर मैं मान लू यहाँ पे कि ₹x है, और कॉस्ट ऑफ 1 शार्पनर या 1 पहले पेन है तो 1 पेन ₹y मान लेते हैं, ₹x, यहाँ पे ₹y मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 शार्पनर
मैंने मान लिया ₹z। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस थी, यहाँ पे इक्वेशंस भी 2 बनेंगे अगर आपने कंडीशन को ध्यान से देखा है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 4x हो जाएगी क्योंकि एक ही x है, कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स 6y और 8 शार्पनर्स 8z, ये 50 रुपीज है। ठीक है, इट इज 50 रुपीज। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड ही कर दूं, है ना, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको आप। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, तो 5x प्लस 8 पेन्स 8y और 11 शार्पनर्स मतलब 11z इज 65। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे पास। हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन एंड 1 शार्पनर। तो यहाँ पे यार मैं इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकता अगेन, क्योंकि दिक्कत वही है कि हमारे पास वेरिएबल्स 3 है लेकिन इक्वेशंस 2 हैं। अब इनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दो इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स हैं। इनको करने के लिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी कोशिश करते हैं कि कंबाइंड प्राइस निकल जाए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कंबाइंड वैल्यू निकल जाए, वो कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू पूछी जाए दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि एक्स कितना है, एक्स की अकेले की वैल्यू कितनी है, वाई की अकेले की वैल्यू कितनी है, उस केस में फिर आपके पास मल्टीपल आंसर्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए तो क्या करें अब, देखो ऐसे क्वेश्चन में इनको करने के 2 तरीके होते हैं। इससे भी पहले मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि पूछा क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, इसकी वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू आएगी। पहली बात तो ये है। सो यहाँ मैंने ऑप्शन मार्क नहीं करे हुए, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑप्शन हो कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। पहली चीज हम उसके ऊपर अभी डिस्कशन करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में भी साथ में। यहाँ पे आंसर आ भी सकता है, आंसर नहीं भी आ सकता। ठीक है, चलिए कब नहीं आएगा उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक चीज नोटिस करो कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर ना एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को देखोगे, यू विल फाइंड के वो उनमें डिफरेंस सेम चल रहा है, वो एपी में एक तरह से। जैसे पहली इक्वेशन में क्या चल रहा है, 2 3 और 4। ठीक है ना, एपी में है, कॉमन डिफरेंस इज 1। दूसरे में देखो 5 8 और 11, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, कॉमन डिफरेंस 3 चल रहा है। अगर एपी में हो, अगर कॉफिशिएंट्स एपी में हो, ठीक है, तो काम आसान हो जाता है हमारा। करना आपने ये है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है ना 5 8 11, जो इसका कॉमन डिफरेंस है, इसको पहले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसका कॉमन डिफरेंस है। और जो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस था उसको दूसरी वाले से कर दो। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस लेट से 4 का होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते आप, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ 1 का बन गया तो 1, या फिर अगर मान लीजिए इसको नहीं लेता, मैं पहली इक्वेशन को पकड़ के चलूं, तो यहाँ मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। लेकिन ये तभी वर्क करेगा, ये मेथड तभी वर्क करेगा अगर दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एपी में हो तो। ठीक है, चलिए पहली को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बनता है, वो बन गया 6x प्लस 9y प्लस 12z इज इक्वल टू 75। और दूसरी में को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कुछ नहीं करना, 5x प्लस 8y प्लस 11z इज इक्वल टू 65। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल डायरेक्टली गेट x प्लस वाई प्लस जेड। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 10 मेरा आंसर आ गया। तो ये जो मेथड है ये कब वर्क किया, ये वर्क तब किया जब x के कोफिशिएंट्स, सॉरी, जब पहली इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स एपी में है और दूसरी इक्वेशन में भी x y z के कोफिशिएंट्स एपी में है। ध्यान रखना, पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स एपी में हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स एपी में है उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर उनको आप ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है क्वेश्चन में, उस तरह से आप कर सकते हैं। मोस्टली सब्ट्रैक्ट करके हो जाता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 आपके पास आ गई।
ठीक है, अब आंसर कब नहीं आता, अगर पूछा होता x प्लस 2y प्लस जेड कितना है, ठीक है, तब नहीं निकाल सकते थे अब यहाँ पे। ठीक है, उस केस में मल्टीपल आंसर्स आते हैं हमारे पास। दूसरी चीज, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो एपी बन रही थी, कॉफिशिएंट्स की एबी बन रही थी, तो हमने डायरेक्टली कर दिया कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके कॉफिशिएंट्स का कॉमन डिफरेंस वहां मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इफ द कॉफिशिएंट्स आर नॉट इन एपी, तब क्या करोगे, है ना। चलिए वही क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, अगर कॉफिशिएंट्स एपी में नहीं है फिर आप आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है जी, चलिए उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया एट मोहन्स फास्ट फूड द कॉस्ट ऑफ 5 समोसा 6 इडली 4 वडाज इज ₹80। सेम प्लेस कॉस्ट ऑफ 4 समोसा 2 इडली 7 वडाज इज 90। आपको 6 समोसा 10 इडली और 1 वड़ा की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, तो एक समोसा मान लीजिए ₹X का आता है। ठीक है, एक इडली जो है वो ₹Y की आती है, और एक क्या था, वड़ा, एक जो वड़ा है लेट से वो ₹Z का आता है। ठीक है, अब बोला गया कॉस्ट ऑफ 5 समोसा 6 इडलीज एंड 4 वड़ास, 5x प्लस 6y प्लस 4z, इसकी कॉस्ट 80 है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 4 समोसास 2 इडलीज 7 वड़ास, 4 समोसा 2 इडली 7 वड़ास, इसकी कॉस्ट 90 है। ठीक है ना, 4 समोसा 2 इडली और 7 वड़ास की कॉस्ट 90 है। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है 6x प्लस 10y प्लस जेड। ठीक है ना, 6 समोसा 10 इडलीज और एक बड़ा, 6x प्लस 10y प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, यू विल फाइंड के कोएफिशिएंट्स x y z के पहली इक्वेशन में 5 6 और 4 हैं, दे आर नॉट इन एपी, सेकंड में भी एपी में नहीं है। ठीक है ना, तो फिर अब क्या करें, अब तो नहीं पिछले पिछले क्वेश्चन वाला मेथड हम यूज कर सकते। अब हमें क्या करना चाहिए, एक तो होता है हिट एंड ट्रायल, आप सीधा हिट एंड ट्रायल करो, वैल्यूज नंबर सोचो। ठीक है, किसको इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करें सो दैट हमें कुछ मिल जाए, ऐसा रिलेशन मिल जाए। ठीक है, या फिर वो करना बहुत मतलब ट्रिकी सा रहता है कि कौन नंबर्स को सोचेगा। सो बेटर क्या रहता है कि आप ना पहली इक्वेशन को लेट से हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बी से। तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, और इनको ऐड कर देते हैं साथ में, मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो ये बन गया 5a प्लस 4 इंटू बी। ठीक है, और x कॉमन आ गया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ऐड भी साथ ही कर दिया, 5a, तो बेसिकली 5a x हो गया, 4b x होगा, तो 5a प्लस 4b x मैंने कॉमन ले लिया। ऐसे ही 6 इंटू ए वाई, तो 6a प्लस 2b वाई प्लस यहां से 4a प्लस 7b z इक्वल्स टू हो जाएगा 80a प्लस 90b। ठीक है ना, ये मेरे पास बन गया। ये सोचो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए 6x प्लस 10y प्लस जेड, मतलब कि ये जो मेरा 5a प्लस 4b है ना, इट शुड बी 6। अगर ये 6 बन जाए, 10y है, अगर ये 6a प्लस 2b मेरा 10 बन जाए, और ये मेरा अगर 1 बन जाए, तो यहाँ पे अब बनेगा कैसे, ए और बी को कुछ वैल्यूज देंगे, ए और बी को कुछ वैल्यूज देके अगर ये 6 हो जाए, ए और बी को कुछ वैल्यूज देके अगर ये 10 बन जाए, और ये अगर मेरा 1 बन जाए, तो ए और बी को यहाँ वैल्यूज देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब सॉल्व करना है इनको फॉर ए एंड बी। ठीक है, उसके लिए क्या करें, 5a प्लस 4b मुझे पता है 6 होना चाहिए, 5a प्लस 4b 6 बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 6a प्लस 2b ये 10 बनना चाहिए। इनको सॉल्व करते हैं फॉर ए एंड बी। उसके लिए लेट्स से इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 3, इसको दे दिया नंबर 4। इस वाली इक्वेशन को लेट्स से मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन गया 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 20। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 4।
अब 4 में से आप थर्ड माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3 करोगे तो कितना बनेगा? ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 12a माइनस 5a 7a, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास b कैंसिल हो गया, इधर हो गया आपके पास 14, तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब a को अगर 2 आप यहां पुट करते हो, लेट से आपने 3 नंबर में पुट किया a को 2, इक्वेशन नंबर 3 में आपने पुट किया a को 2, तो यहां हो गया 10, तो ये बन गया 10 प्लस 4b इक्वल टू 6, तो 4b की वैल्यू आ जाएगी -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब a की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, b की वैल्यू मुझे -1 मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले कहा आंसर आए जरूरी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा, मुझे अब इतना पता है यार कि अगर मैंने क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया है, मुझे इतना पता है कि अगर मैं a को 2 और b को -1 यहाँ रखूंगा, तो यहाँ पे तो 6 बनेगा, बनना ही है, बिकॉज इसी को तो सॉल्व किया हमने। ऐसे ही यहाँ पे अगर a को 2 और b को -1 रखा, तो ये भी 10 बनेगा। ठीक है, क्या ये 1 बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्या 4a प्लस 7b में a को 2 b को -1 रख के क्या ये 1 बनेगा? अगर ये 1 बन गया ना, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर ये 1 नहीं बन पाया, फिर आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने a और b की वैल्यूज निकाल दी, यहां पुट कर दी, आंसर आ गया, नहीं। ध्यान दो, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या कहीं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तो नहीं है? अगर है तो ये जरूर ध्यान रखना है आपने। मुझे पता है a को 2 b को -1 पुट करके ये 6 और ये 10 तो बनना है, बिकॉज इन्हीं को तो सॉल्व किया है मैंने। क्या इसको इसमें a को 2 और b को -1 पुट करके क्या ये 1 बनता है? लेट्स चेक दैट। तो 4a प्लस 7b है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने a को रखा 2 और b को रखा मैंने -1, ये हो गया 8 माइनस 7, ये 1 बन गया, परफेक्टली ओके है। 1 चाहिए था, 1 बन भी गया। अब 1 बन गया, इसका मतलब अब मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे a को 2 b को -1 रख रहा हूं, तो जो ये इक्वेशन निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? जब इस तरह से आप इसको पुट कर रहे हो, तो ये आपका 6x बन रहा है, ये आपका 10y बन रहा है, और ये आपका 1z यानी कि z बन रहा है। इक्वल टू कितना हो गया? यहां भी आप a को 2 रख दीजिए और b को -1 रख दीजिए। सो इट इज 160 -90, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 आपका आंसर हो जाएगा। पर ध्यान ये रखना यार कि अगर यहाँ पे 1 नहीं बनता ना, इस क्वेश्चन का स्टेट भी आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, उस केस में आप नहीं निकाल सकते इसको। ठीक है जी, चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। पहले वाले में डायरेक्ट कोफिशिएंट्स एपी में बन रहे थे, वो इजी था। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को पहले से, वो तभी वर्क करेगा अगर कोफिशिएंट्स एपी में है। अगर एपी में नहीं है तो फिर ये मेथड बेटर रहता है। चलिए, ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 14 लेस देन द नंबर। ठीक है, आल्सो 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स इज 19 लेस देन द रिवर्स ऑफ द नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। यार, अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना एक चीज का ध्यान रखना कि अल्जेब्रिकली जब हम नंबर बोलते हैं, अब यहाँ पे एक छोटी सी इस क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ है, वो ये है कि नंबर नहीं बताया कि नंबर 2 डिजिट्स का है या 3 डिजिट्स का है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स बोल दिया, नहीं बताया। एक काम करते हैं, हम 2 डिजिट में करके देखते हैं पहले इसको। 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, यहां लिख लो, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, जैसे मर्जी आप इसको कह लीजिए। सो नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। So 3 times the sum of digits of a 2 digit number is 14 less than the number. Also 5 times the sum of digits of same number कर लीजिए, of same number is 19 less than the reverse of the number. So हमें फाइंड प्रोडक्ट निकालनी है डिजिट्स का क्या होगा। ठीक है, तो मैं 2 डिजिट्स पे करता हूँ क्वेश्चन को। अब देखो, अलजेब्रिकली जब हम कोई नंबर लिखते हैं ना एक्स वाई 2 डिजिट में, ठीक है, तो एक नंबर
इसको रिवर्स कर दिया, वाई एक्स आ गया मेरे पास। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो ऐड मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, या इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हमें क्या करना है यार, अब देखो मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे 43। तो 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 यूनिट प्लेस पे है तो 3 को उसकी यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 4 टेंस प्लेस पे है तो 4 को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको ऐड कर दो। ठीक है ना, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 4 टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यूनिट प्लेस से है तो उसको हमने उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 43 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ऐसे अगर मान लीजिए 425 होता तो कैसे लिखते हैं इसको आप, 4 आपका 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो 4 को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 आपका 10 प्लेस पे है, इसको इसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10, प्लस 5 आपका यूनिट प्लेस पे है तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 का 5 रह गया। सो 425 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है जी, अलजेब्रिकली भी जब हम नंबर्स को सॉल्व करेंगे ना, तो इसी फॉर्म में लेके आएंगे उनको, इसी फॉर्म में उनको सिंप्लीफाई करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर 2 डिजिट नंबर है, क्या बनेगा, ये x है, x मेरा 10 प्लेस पे है तो इसको लिखूंगा 10x, y मेरा यूनिट प्लेस पे है तो y, ऐसे ही yx है तो y मेरा 10 प्लेस पे है तो 10y हो जाएगा, और x मेरा यूनिट प्लेस पे है तो x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। सो 2 डिजिट नंबर है, ऑलराइट, फिर से डिलीट हो गया। 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, या फिर से लिखना पड़ेगा 2 डिजिट नंबर, और यहां लिख देता हूं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सेम नंबर। ठीक है जी, सो 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14 लेस देन द नंबर। मान लीजिए नंबर जो है वो एक्स वाई है, एक बार के लिए तो नंबर इज एक्स वाई। क्या बोला, 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स तो एक्स प्लस वाई होगा, इसका 3 टाइम्स करना है, सो इट्स 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज 14 लेस देन द नंबर। तो ये जो मैंने नंबर बनाया है 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये नंबर से 14 कम है, मतलब अगर इसको मैं नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 आना चाहिए, ये मतलब हुआ नंबर माइनस 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स इज 14। ठीक है ना, अब एक्स वाई हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई को क्या लिखोगे आप, एक्स वाई है आपके पास नंबर ना, तो क्या लिखोगे इसको आप, 10x प्लस वाई। सो 10x प्लस वाई नंबर है जिसमें से आपने 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्ट इज 14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया 10x माइनस 3x, 7x आ गया। ठीक है, y माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 14, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। फिर क्या दिया हुआ है, 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, सो 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई है। ठीक है, इज 19 लेस देन द रिवर्स ऑफ द नंबर। नंबर का रिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर रिवर्स करेंगे तो नंबर का रिवर्स बनेगा yx। ठीक है ना, तो 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स जो है दैट इज 19 लेस देन रिवर्स ऑफ द नंबर। अब नंबर का रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 10y प्लस x, इसमें से इसका 5 टाइम्स x प्लस y अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे द रिजल्ट वुड बी 19, रिजल्ट 19 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो गया, x माइनस 5x हो गया माइनस 4x। ठीक है, x माइनस 5x हो गया माइनस 4x, 10y माइनस 5y इज 5y इज इक्वल टू 19। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको यहां लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व करते हैं फॉर x एंड y। अब उसके लिए किसी भी एक कोफिशिएंट को आप किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए बाय मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस। तो y को चेक करते हैं, y थोड़ा इजी लग रहा है, तो y को पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पे इसको 2 से कर दो। ये इक्वेशन मेरी पहली जो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 35x
-10y इज इक्वल टू 70 और सेकंड बन जाएगी -8x प्लस 10y इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है? बिकॉज -10y और +10y है, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 27x इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, x मेरे पास 4 आ गया। अब चाहिए y के लिए इसको आप x को 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? x को 4 पुट किया यहाँ पे, 7 इंटू 4 -2y इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 28 -2y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आप कह सकते हो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है ना, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। सो नंबर क्या बन गया मेरा? नंबर बन गया, नंबर हमने क्या ज्यूम किया था? एक्स वाई ज्यूम किया था, वो क्या बन गया? x इज 4 और y इज 7। तो दिस इज द नंबर। अब क्वेश्चन नंबर नहीं पूछ रहा यार आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 7 28, राइट? सो 28 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें यार ये ध्यान रखना, कभी भी नंबर के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कि नंबर 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, आपको नंबर को एक्स वाई या वाई एक्स या एक्स वाई जेड जैसे मर्जी ज्यूम करो, लेकिन जब सॉल्व करना है तो उसको आप एक्स वाई की फॉर्म में सॉल्व नहीं करोगे, उसको आप 10x प्लस वाई की फॉर्म में सॉल्व करोगे। ठीक है, वाई एक्स लिया हुआ है तो 10y प्लस एक्स में सॉल्व करोगे। एक्स वाई जेड लिया हुआ है तो 100x प्लस 10y प्लस जेड की फॉर्म में लेके फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड। अब यहाँ गिवन है 2 डिजिट नंबर है एंड द न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। द रिजल्ट obtained is 45. So how many such 2 digit numbers are possible? ठीक है, so digits of a 2 digit number are reversed. So मान लीजिए जो नंबर है वो है ए बी। ठीक है, ए बी का मतलब क्या हो गया? 10a प्लस बी। इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स किया हमने, तो जब इसको रिवर्स किया तो रिवर्स करके क्या मिलेगा? बी ए, यानी कि 10b प्लस ए। अब क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड। ए बी को बी ए किया एंड दिस न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। जो ये नया नंबर रिवर्स करके बना है इसको ओरिजिनल से सब्ट्रैक्ट करा है, यानी कि 10a प्लस बी में से आपने 10b प्लस ए को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया 45। अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 10a माइनस ए 9 टाइम्स ए माइनस बी माइनस 10b माइनस 9b हो जाएगा इज इक्वल टू 45। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, अब यार यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, इतना कुछ करने की जरूरत होती नहीं है 2 डिजिट नंबर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स को रिवर्स किया ना, कभी भी डिजिट्स को रिवर्स किया तो जो दो नंबर्स मुझे मिलेंगे, नंबर और जो उसको रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है, इनका जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 टाइम्स ए माइनस बी हो रहा है, 9 टाइम्स ए माइनस बी इज 45। ठीक है ना, तो दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। और 9 से डिवाइड करके जो मिलता है, जैसे यहाँ 5 मिल रहा है, तो 5 इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। ठीक है, तो कभी भी आपने एक 2 डिजिट नंबर लिया, उसको रिवर्स किया, जो दो नंबर मिले ओरिजिनल और रिवर्स करके, इनको जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। और 9 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज द डिफरेंस इन द डिजिट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल 73 है, मैंने रिवर्स किया 37 हो गया, डिफरेंस लिया 36, मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया ना। व्हाट इज दिस 4 रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस इन द डिजिट्स। ठीक है, 9 से डिवाइड किया 4 आ गया, 7 माइनस 3 4। तो ये हमेशा 4 का जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। 9 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा डिजिट्स में डिफरेंस दिखाता है आपको। ठीक है, 81 है।
उल्टा कर दिया 18 आ गया, ठीक है। डिफरेंस लिया 63 का आ गया, मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 से डिवाइड किया कितना हुआ 7। अब ये 7 क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन द डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसने बोला था ना कि रिजल्ट जब डिफरेंस 45 का आया था तो आपने सीधा करना था 45 को 9 से डिवाइड किया 5, ये 5 जो है इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द डिजिट्स, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ, ये आपको वैसे ही रिजल्ट याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर इनको ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो 11 का मल्टीपल बनता है, सोच के देखो ना, या इनको मैं अगर ऐड कर दूं प्लस कर दूं तो 10a प्लस ए 11a हो जाएगा, b प्लस 10b 11b हो जाएगा, वो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक कर लीजिए, 73 और 37 है, ऐड किया 110 हो गया, मल्टीपल ऑफ 11, 11 से डिवाइड करके क्या मिल रहा है 10, वो क्या है, दैट इज द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए 81 और 18 था, ऐड किया 99 हो गया, मल्टीपल ऑफ 11, 11 से डिवाइड करके क्या मिल रहा है 9, 9 क्या है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो अगर ऐड कर रहे हो दो नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को जहां पे एक को दूसरे का रिवर्स करा हुआ आपने, ऐसे नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, सम जो होता है दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। और 11 से डिवाइड करके जो मिलता है दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ डिजिट्स। चलो वो तो बात की बात होगी। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास, इसको रेज कर लेते हैं, a माइनस बी की वैल्यू 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास, तो a कैन नॉट बी 0, ये ध्यान रखना, बिकॉज 2 डिजिट नंबर है, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो a माइनस बी 5 होगा, कैसे बनेगा ना, b कैन बी 0, ठीक है। उसने ये नहीं बोला, अब इसमें ध्यान रखना इस चीज का, उसने बोला है नंबर को हमने रिवर्स किया, एक नया नंबर बना, उसने ये नहीं बोला कि नया नंबर भी 2 डिजिट नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना। ये यहाँ पे एग्जामिनर कई बार आपको ट्रैप दे देता है एक, अगर उसने बोला होता ना दैट द न्यू नंबर जो है रिवर्स किया, न्यू नंबर इज आल्सो अ 2 डिजिट नंबर, अगर ये बोला होता फिर मैं बी को 0 नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर ए बी था, जब इसको मैंने रिवर्स किया ये बी ए बन गया, अगर बी ए भी मेरा 2 डिजिट नंबर है, सो इन दैट केस बी कैन नॉट बी 0, ठीक है। अब क्योंकि बोला ही नहीं है मुझे यहाँ पे कि जो नया नंबर रिवर्स करके बनाए वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, सो बी कैन बी 0, मतलब ए की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 5, तो नंबर क्या बन गया आपका, नंबर बन गया 50, 50 को रिवर्स किया 05 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे कौन सा बोला है कि सेकंड नंबर जो बन रहा है रिवर्स करके वो 2 डिजिट नंबर है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। और अगर बोला होता कि रिवर्स करके जो नंबर बन रहा है वो भी सेकंड 2 डिजिट का नंबर है, तो उस केस में फिर मैं 0 नहीं ले सकता था, ये वाला केस में रिजेक्ट कर देता, ठीक है जी। बाकी क्या बनेगा, यहाँ पे अब 6 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, 61 हो गया, 72 हो गया, ठीक है, 83 हो गया, 94 हो गया। ए एंड बी आर डिजिट्स, ध्यान रखना, सो ए कैन नॉट बी 10, ये 10 नहीं हो सकता, तो यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस केस में, 1 2 3 4 5, 5 आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे, सो 5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बोला होता कि रिवर्स करके नंबर आपको अगेन एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, तो उस केस में आंसर होता है 4, उस केस में फिर 50 वाला केस आपका काउंट नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ बोला गया द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, न्यू नंबर इज एडेड इन द ओरिजिनल नंबर, रिजल्ट जो बना वो 121 बना, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है, अब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब ऐड करोगे, अगर आपने एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स किया, ठीक है, और दोनों नंबर्स को अगर आपने ऐड किया, जो सम बनता है सम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 11, तो यहाँ जो 121 आ रहा है ये 11 का मल्टीपल है, और 11 से डिवाइड करके क्या मिलता है 11, ये 11 क्या दिखा रहा है आपको, सम ऑफ डिजिट्स। आपको अब ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट्स आपका 11 बनता हो, ठीक है ना। अगर नंबर मेरा ए बी है तो कैसे पॉसिबल है, एक तो बनेगा 2 और 9 से, फिर बनेगा 3 और 8, फिर बनेगा 4 और 7, 5 और 6, 6 और 5, ठीक है ना, 7 4 8 3 और 9 2, कितने नंबर बने यहाँ पे मेरे पास, 8 नंबर्स आर पॉसिबल, राइट। तो ये आप डायरेक्टली सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने नंबर लिया और उसको उसकी डिजिट्स को अगर मैंने रिवर्स कर दिया और दोनों नंबर्स को अगर मैंने ऐड किया, जो सम बनेगा सम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 से डिवाइड करके मुझे क्या मिलता है, जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज ऑलवेज द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। या फिर अगर आप फटाफट से करना चाहते हो तो आप कह सकते हो एक नंबर आपका ए बी था,
दूसरा नंबर आपको रिवर्स किया तो बी ए बन गया। ए बी क्या है आपका 10a प्लस बी, इसमें आपने इसका रिवर्स ऐड कर दिया 10b प्लस ए, रिजल्ट कितना हुआ 121। ठीक है, तो यहाँ से आपको 11 टाइम्स ए प्लस बी मिल जाएगा 121, ए प्लस बी की वैल्यू 11 आएगी। राइट, तो वही हमने डायरेक्टली वहां पे जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ध्यान ही रखना ए एंड बी आर डिजिट्स, तो दे कैन नॉट बी 10, तो 10+1 वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। ठीक है, सो दीपक सेलेक्ट्स अ 3 डिजिट नंबर, his friend Pawan reverses the digits of the number and subtract it from the original number. All right, the result obtained is 594. Their friend Prakash tells that there are x such 3 digit numbers whose difference will be 594 obtained in this way. Right, ऐसे x numbers होंगे, तो what is the value of x? तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कितने ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं जिनकी डिजिट्स को जब आप रिवर्स करते हो, ठीक है, तो और रिवर्स करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 594 आएगा। ऐसे कितने नंबर्स आपके पास अवेलेबल है? नाउ लेट्स सी। तो जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर आपका है XYZ, जिसको कैसे लिखोगे आप 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, तो ये नंबर सिलेक्ट किया था पहले फ्रेंड ने, दीपक ने। पवन ने क्या किया, रिवर्स कर दिया। पवन ने रिवर्स करके क्या किया, इसको बना दिया ZYX, मतलब 100z प्लस 10y प्लस x, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, देखो 10y कैंसिल हो जाएगा, 100x माइनस x आपका 99 टाइम्स x होगा, और इधर आपका z माइनस 100z माइनस 99y होगा, तो x माइनस z आ गया यहाँ पे, और ये कितना दे रखा है 594। ठीक है, ये आपको 594 दे रखा है। अब यहाँ पे ना इन क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना होता है यार कि जो आपने नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ओरिजिनल में से रिवर्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि रिवर्स में से ओरिजिनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि जब आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसने रिवर्स किए हुए नंबर को ओरिजिनल से सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा x माइनस जेड, वो कितना आएगा यहाँ पे, x माइनस जेड यहाँ पे आ जाएगा 6। ना x क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर था, x कैन नॉट बी 0। ठीक है, x 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैंने इसमें से ये माइनस किया होता तो यहाँ z माइनस एक्स बनता। ठीक है, यहाँ से यह माइनस किया होता तो z माइनस एक्स बनता, उस केस में भी x 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। उस केस में अगर 60 वाला केस लेके चलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि किस में से कौन सा नंबर माइनस कर रहे हो, क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपका नंबर ओरिजिनल है XYZ, x कैन नॉट बी 0। ठीक है, अच्छा रिवर्स करके उसने ये बोला कि 3D नंबर बन रहा है, नहीं, उसने बोला his friend reverses the digits of the number and subtract it from the original number, result is 594। सो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो एक 3 डिजिट नंबर ही है। ठीक है, ZYX is a 3 digit number, not necessarily true, means Z can be 0, Z 0 हो सकता है यहाँ पे, बट X कैन नॉट बी 0। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, अब X माइनस जेड आपका 6 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपने 6 रखा और z को 0 किया। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया आपके पास 6y0। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 7 और 1 यानी कि 7y1। फिर क्या हो सकता है 8 और 2, 9 और 3। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज आ गई मेरे पास। ठीक है, ध्यान रखना अगर बोला होता ना कि रिवर्स करके नंबर जो बनेगा दैट इज अगेन अ 3 डिजिट नंबर, तो फिर ये पहला केस रिजेक्ट होता, क्योंकि फिर z भी रिवर्स करने के बाद z आपका 100 प्लेस पे आ जाता, तो z 0 नहीं हो सकता उस केस में। ठीक है, अब यार हमने x और z की पॉसिबिलिटीज निकाली हैं, x और z की 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, y की पॉसिबिलिटीज अभी हमें देखी नहीं हमने। अब सोच के देखो ना, अगर मैं पहला केस लेके चलता हूँ, ये वाला x y z, ये 6 है और ये 0 है। ठीक है, सो y कैन बी 0,
नंबर क्या हो गया 600। y कैन बी 1, नंबर क्या हो गया 610। y कैन बी 2, नंबर क्या हो गया 620। y 3 भी हो सकता था, नंबर हो गया 630। y 4 भी हो सकता था, नंबर हो गया 640 एंड सो ऑन। y कैन वेरी अप टू 9, तो 690 भी बन सकता है। ठीक है, तो कितने नंबर बन गए यहाँ पे, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y 0 से लेकर 9 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मतलब आपने एक बार 6 को 0 x को 6 रखा, z को 0 रखा, y कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 10 नंबर यहाँ बनेंगे, मतलब यहाँ पे 10 नंबर बनेंगे आपके पास। सिमिलरली आपने 7 रखा x को और z को रखा आपने 1, तो यहाँ अगेन y कैन बी फ्रॉम 0 to 9 एनी डिजिट। तो ये 701 भी हो सकता है, 711 भी हो सकता है, 721 भी हो सकता है। तो यहाँ भी आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, राइट। सेम इज ट्रू फॉर 8 and 2 when x is 8 z is 2, वहां भी 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और यहाँ भी 10 बनेगी। इन टोटल कितना हो गया 10 10 10 करेंगे तो 4 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा कि 40 सच नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, 40 सच नंबर्स एग्जिस्ट। ऑप्शन 3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। सो राजू सेलेक्ट्स अ 3 डिजिट नंबर n, देन सब्ट्रैक्ट्स 297 फ्रॉम द नंबर, द न्यू नंबर इज आल्सो अ 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ बोल दिया यार कि जो नया नंबर है वो भी एक 3 डिजिट नंबर है, विद द डिजिट्स रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर इज 7। तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है n की कितनी होगी। ये थोड़ा इजी है। इसमें जो n है मेरे पास वो एक 3 डिजिट नंबर है, मान लीजिए वो XYZ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जब इसमें से मैंने 297 सब्ट्रैक्ट करा, माइनस 297 करा, तो डिजिट्स जो बनी, एक नया नंबर बना और नया नंबर जो था वो पहले की डिजिट्स का रिवर्स था, एंड दैट वाज आल्सो अ 3 डिजिट नंबर। इसको पहले नंबर को रिवर्स किया, कितना हो गया ZYX, ये बन गया मेरे पास। अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, XYZ माइनस ZYX इज इक्वल टू 297। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से अगर आप वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x आपका 297 बनेगा। ठीक है, ये 10y तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो 100x माइनस x 99 टाइम्स x माइनस 99 टाइम्स z। ठीक है, ये आपका 297 हो गया। तो यहां से x माइनस जेड की वैल्यू आपको मिल गई 3। x माइनस जेड यहाँ मेरे पास 3 आ गया। अब देखो यार यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे सम भी दे रखा है। मुझे और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, मतलब वन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब एक्स और जेड, एक्स और जेड का टोटल भी दे रखा है मुझे। ठीक है, वो दे रखा है यहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा सा इजी है। एक्स प्लस जेड मुझे दे रखा है 7 है मेरे पास। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, आपको x मिल जाएगा, 2x की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x 5 होगा तो z की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया मेरे पास, नंबर हो गया मेरे पास x y z था, तो नंबर इज 5, x इज 5, z इज 2, y चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है n की, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब लार्जेस्ट तभी बनेगा जब y की वैल्यू लार्जेस्ट बनेगी, सो y शुड बी 9 इन दिस केस, सो 592 इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 592। राइट, इसमें मुझे केसेस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इसमें सम ऑफ डिजिट्स भी मुझे साथ में दे रखा था, मेरे पास पहले और थर्ड डिजिट का सम था। चलिए इस पे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखो जरा। रोहित एंड मोहित वर काउंटिंग द मनी दैट दे हैड इन देयर वॉलेट। If Rohit gave Mohit rupees 500, then Mohit would have 5 times the money that Rohit has. If Mohit gave rupees 500, then Rohit would have 5 times as much as Mohit. So what was the money present collectively with Rohit and Mohit? यार अब ये ना क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। मतलब एक तो है कि प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व करें, ठीक है ना, बनेगी तो खैर सेकंड केस में भी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर ना एक सिमेट्री है क्वेश्चन में, उसमें बाद में आता हूँ, पहले मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बट उस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं।
मान लो मैं ये कहता हूं कि रोहित के पास x रुपीज है और मोहित के पास y रुपीज है। ठीक है, जब रोहित ने मोहित को 500 दिया तो मोहित के पास 5 टाइम्स हो गया। जब रोहित मोहित को 500 देगा तो मोहित के पास y प्लस 500 हो जाएंगे और रोहित के पास हो जाएंगे x माइनस 500। अब मोहित का अमाउंट इसका 5 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट वन इक्वेशन इन x एंड y। सिमिलरली जब मोहित रोहित को 500 देता है तो रोहित के पास 5 टाइम होता है मोहित का। अब मोहित ने अगर रोहित को 500 दिया तो यहाँ पे x प्लस 500 हो जाएगा रोहित के पास और मोहित के पास होगा y माइनस 500। अब रोहित का अमाउंट मोहित का 5 टाइम्स है। ठीक है, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई मिल जाएगा। कलेक्टिवली पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। आल्दो अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती, मोहित गेव रोहित 500 की जगह 600 होता, या मोहित गेव रोहित 500 देन रोहित वुड हैव 4 टाइम्स एज मच एज मोहित, या 3 टाइम्स या 6 टाइम्स, कुछ ऐसे होता तो मुझे इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता। इसको सॉल्व करके पहली इक्वेशन बनाता, इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाता। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है यार, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं। रोहित ने मोहित को 500 दिया तो मोहित के पास रोहित से 5 गुना हो गया। मोहित ने रोहित को 500 दिया तो रोहित के पास मोहित का 5 गुना हो गया। इससे ये समझ नहीं आ रहा कि रोहित और मोहित के पास सेम ही अमाउंट है शुरू में, दे हैव इक्वल अमाउंट विद देम। बड़ी सीधी सी कहानी है। एक बंदा दूसरे को 500 रुपए देके उसका अमाउंट अपने से 5 गुना कर देता है। यही चीज रोहित जब मोहित को पैसे दे रहा है तब हो रही है, यही चीज जब मोहित रोहित को पैसे दे रहा है तब हो रही है। इसका मतलब ये हो गया यार कि अगर ध्यान से देखें तो इनके पास अमाउंट इनिशियली सेम है। रोहित के पास भी जितना पैसा है उतना ही मोहित के पास है। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हैं, दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर देते हैं इसको। कि मान लीजिए द मनी विद देम इज रुपीज एक्स ईच, मनी विद बोथ इज इक्वल टू रुपीज एक्स ईच। दोनों के पास एक्स रुपीज है। ठीक है, अब होगा क्या, जब रोहित ने मोहित को दिया 500 तो ये 5 टाइम्स हो गया रोहित के अमाउंट के। रोहित ने मोहित को दिया, रोहित के पास भी एक्स है, मोहित के पास भी एक्स है। एक को 500 दिया तो दूसरे के पास 500 कम हो गया, जिसको दिया वो 5 टाइम्स हो गया दूसरे का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब x प्लस 500 मेरा बन गया 4x माइनस 2500। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो 3x आपका आ गया मेरे पास 3000, और सॉरी 4x क्यों लिख रहा हूँ, 5x है, माई मिस्टेक, 5x माइनस 2500। ठीक है, तो यहाँ से 4x आ गया मेरे पास 3000, x की वैल्यू आ गई 750। ठीक है, तो x 750 आ गया। अब अगेन ऑप्शन में 750 भी है, 750 मार्क नहीं करना है, इतना करके भी गलत नहीं करना है। उसने क्या बोला है, दोनों के पास कितना है। सो x रुपीज दोनों के पास है, 750 रुपीज दोनों के पास है। सो कलेक्टिवली कितना हो जाएगा दोनों के पास, आंसर क्या हो जाएगा 750, एक के पास है 750 दूसरे के पास है, आंसर वुड बी 1500। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है जी। सो वेल ये जो क्वेश्चन था ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जो भी हमने इसमें किया है इस लेक्चर के अंदर लीनियर इक्वेशंस हमने जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सबको समझ आया होगा। खास करके जो शुरू में किया था कंडीशंस, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो सॉल्यूशंस के लिए टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि यूनिक कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। ठीक है, बीच में हमने किया कि अगर वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तब कैसे सॉल्व करना है। वैसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैट के अंदर वैसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, राइट, उनको भी ध्यान से दो और ध्यान से देखो। कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है बस आपको पता होना चाहिए अब इतना करने के बाद कि इन इक्वेशंस को कैसे आपने टैकल करना है जब वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशंस कम हो। ठीक है, और थर्ड फिर हमने नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा देखा कि वैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता यार कि हमें एक्स वाई और वाई एक्स को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लेके करना है। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन वो भी हमने ऐड किए। राइट, सो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑन लीनियर इक्वेशंस। एक और हम करेंगे लेक्चर लीनियर इक्वेशंस का, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, फिर हम लीनियर इक्वेशंस को रैप अप कर देंगे। सो वेल, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।